Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to this new lecture of control engineering. आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ्स का। ब्लॉक डायग्राम के बाद सबसे अहम टॉपिक जो हमारे पास कंट्रोल इंजीनियरिंग में आता है कि वो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के होते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका यूजेज कैसे कर सकते हैं, और ब्लॉक डायग्राम को हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ की जगह कैसे यूज कर सकते हैं या सिग्नल फ्लो ग्राफ को ब्लॉक डायग्राम की जगह कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ की डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और सबसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट चीज जो मेसन्स गेन फार्मूला है इसको देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे हम। तो टू इंट्रोड्यूस this signal flow graph method is an alternative method to block diagram representation developed by Samuel Jefferson Mason. Advantage: the availability of a flow graph gain formula, also called Mason's gain formula. ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लास्ट लेक्चर देखें तो उसके अंदर आप लोगों के पास कोई भी गेन फार्मूला नहीं होता, कोई भी फार्मूला नहीं होता। आप लोग उसको कुछ टेक्निक्स को, कुछ रूल्स को यूज करते हुए आप लोग अपनी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं, और उसके अंदर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के कि आप लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। जिस तरह फीडबैक और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, इसको देखना काफी मुश्किल काम हो जाता है अक्सर। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर आप यूज करें ब्लॉक डायग्राम की जगह, तो उसके अंदर सबसे जो बेहतरीन एडवांटेज आपके पास होता है वो आपके पास मेसन्स गेन फार्मूला का होता है। ठीक है, एक गेन फार्मूला है जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस गेन फार्मूले को यूज करते हुए आप लोग अपना जो सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन वो निकाल सकते हैं। A signal flow graph consists of a network in which nodes are connected by directed branches। ठीक है, सिग्नल जिस तरह आपने ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखा था कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स को कनेक्ट किया हुआ था हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस के थ्रू, इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ नोड्स होते हैं ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, और इनको हम मुख्तलिफ ब्रांचेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। It depicts the flow of the signal from one point of the system to another and gives this relationship among the signals। तो इससे हमें पता क्या लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो फ्लो किस तरह कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और एक सिग्नल का दूसरे सिग्नल के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ax, ये सिंपल से आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ इसका कैसे बनेगा। आपको पता है कि y आपके पास आउटपुट है, x आपके पास कोई इनपुट है और a उसका कोई कोफिशिएंट है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, x से शुरू हुआ, y तक गया और बीच में आपके पास क्या आ गया, a। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। एवरी वेरिएबल इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन्ड बाय अ नोड। ये जो नोड आपको सर्कल से नजर आ रहे हैं एक्स और वाई पे, हर वेरिएबल के लिए कोई ना कोई नोड होता है आपके पास। एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन इन अ सिग्नल इज डिजाइन्ड बाय अ ब्रांच। ये जो ट्रांसमिशन फंक्शन है यहाँ पे, जिस तरह आपके पास ए इज अ ट्रांसमिशन फंक्शन, ये आपके पास एक ब्रांच के थ्रू आप लोग बेसिकली इसको शो करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है कि ब्रांच सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। यूं नहीं हो सकता कि ब्रांच यहाँ भी जा रही है और साइमल्टेनियसली वाइस एक्स की तरफ भी जा रही हो। द एरो इन द ब्रांच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो। अगर जो डायरेक्शन है सिग्नल फ्लो की वो भी आपको, जो आपका एरो है वो बता रहा होगा कि सिस्टम आपका बेसिकली सिग्नल किस तरह सिस्टम में फ्लो कर रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब जिस तरह आपके पास ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ नीचे बना हुआ है, ठीक है, सिंपल सा। अब आप देखें कि आपके पास इसके अंदर दो इनपुट्स हैं, दो आउटपुट्स हैं, R1 है और Y1 है, R2 है और Y2 है। दो इनपुट्स हैं R1 R2, दो आउटपुट्स हैं Y1 और Y2। अब आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के थ्रू कनेक्टेड है। एक ये ब्रांच आपके पास G11 है, एक ये G12 है, एक ये G21 है और एक ये G22 है। तो अब आपने ये देखना है, अगर मैं Y1 की क्वेश्चन लिखना शुरू करूं तो आप देखें Y1 के अंदर बेसिकली दो सिग्नल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है ये G11 और R1 की तरफ से, और एक आ रहा है R2 और G12। तो ये जो दो सिग्नल्स आपके पास आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास Y1 के जो टोटल अमाउंट है आउटपुट के अंदर वो है।
तो R11 से जो सिग्नल आ रहा है और जो R2 से सिग्नल आ रहा है जो Y1 में जा रहा है, ये उनका साथ मैग्नीट्यूड है G11 और G12। तो ये सारे आपस में जो टोटल सिग्नल यहाँ पे Y1 पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे आपस में क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैंने Y2 की लिखनी है, तो Y2 मेरे पास क्या हो जाएगा, G22 R2 प्लस R1 प्लस R1 इंटू G21। तो ये मेरे पास Y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीके से आप लोग इस तरह जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में आपको पता है R1 और R2 आपके पास इनपुट्स हैं, ठीक है, जो लास्ट आपने इक्वेशन देखी, और X1 और X2 आप लोगों के पास आउटपुट्स हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको बनाने का कि R1, ये अगर आप इसको देखें तो अब आपके पास ये मैग्नीट्यूड है A11 X1 के साथ, ये R1 बेसिकली देखें इसका मैग्नीट्यूड 1 है। X1 के ऊपर ये एक लूप बना हुआ है जो X1 से शुरू होकर X1 पे वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, A11। तो X1 टोटल किसके बराबर हो गया, A11 X1 प्लस R1 और एक और लूप जो X2 से आ रहा है X2 इंटू A12। तो ये आपके पास X1 की टोटल वैल्यू क्या हो गई, R1 इंटू 1 A11 X1, ठीक है। ये जो सेल्फ लूप है इसको सेल्फ कंटेन्ड लूप कहते हैं, जो एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। और ये A12 X2 हो गया। अब X2 सिंपल आपके पास किसके बराबर है, अब X2 के अंदर भी एक सेल्फ कंटेन्ड लूप है और इसी तरह R2 है और X1 से भी एक सिग्नल आ रहा है। तो A21 X1 पहला सिग्नल हो गया जो X1 से आ रहा है, A22 X2 ये जो सेल्फ कंटेन्ड लूप है, प्लस R2 जो आपके पास इनपुट है, इज इक्वल्स टू आपके पास किसके है, X2 के। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है जिसके अंदर आपको पता है पहला नोड आपका नोड जो होता है वो इनपुट होता है, जो आखिरी नोड होता है वो आपके पास आउटपुट होता है। तो x नॉट जो है आपके पास वो इनपुट है, x4 आपके पास आउटपुट है। अब अगर आप देखें तो x4 तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं इसके अंदर, एक तो रास्ता ये है जो ये जो सिंपल x0 x1 x2 x3 और x4 है, ठीक। एक रास्ता आपके पास क्या है, ये जो x0 से शुरू हुआ जिसका ये मैग्नीट्यूड f है, डायरेक्ट x3 पे गया और आगे ये x4 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर आप लोगों के पास लूप्स बन सकते हैं। अब सिंपल अगर आप हर नोड के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखें तो x1 की क्या बनती है, अगर मैं x1 को इनपुट कंसिडर करूं, सॉरी आउटपुट कंसिडर करूं, और x0 को मैं इनपुट कंसिडर करूं, तो आप देखें कि क्या क्या वैल्यू बनती है। सबसे पहले x0 के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a x0 प्लस ये एक सेल्फ कंटेन्ड लूप है b जिसका मैग्नीट्यूड है, ये x1 से शुरू होकर x1 पे रुक रहा है, तो b x1 हो जाएगा। इसी तरह x2 से एक सिग्नल आप देखें तो इसकी डायरेक्शन ये रिवर्स में है, जो ये सिग्नल है तो ये इधर आ रहा है। तो x1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a x0 प्लस b x1 प्लस c x2। इसी तरह आप लोग x2 की लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं x1 को कंसिडर करूं, x2 को अब मैं यहां से कंसिडर करूं, तो x2 के अंदर ये d मैग्नीट्यूड के साथ x1 आ रहा है, तो dx1, ठीक है। और ये x3 का एक सिग्नल आ रहा है जो कि ये वाला आ रहा है, तो ये ex3 हो जाएगा। और x3 आपके पास क्या हो जाएगा, x3 में अब आप देखें तो एक ये सिग्नल आपके पास f of x नॉट आ रहा है। तो आपके पास x3 में एक तो ये f of x नॉट आ रहा है और ये x2 g आ रहा है। इसी तरह आपने अगर x4 में देखना हो, सिंपल हम सिर्फ सिंगल नोट्स के भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, कंबाइन करके हमने लिख रहे अभी। तो x4 में क्वेश्चन क्या आ जाएगी, h of x 3 आ जाएगी। अब आपके पास ये उसने कहा कुछ इक्वेशंस गिवन है, x2 इज इक्वल्स टू a2 x1 प्लस a2 3 x3, इसी तरह x3 की गिवन है, x4 की गिवन है, और हमने इन इक्वेशंस की मदद से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। अब आप टोटल देखें तो आपके पास इन तीन इक्वेशंस में चार वेरिएबल्स इन्वॉल्व है।
जिसके अंदर आपके पास x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। तो आपके नोड्स कितने हो जाएंगे? जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 ही आपके पास नोड्स हो जाएंगे। आपने इनको तरतीब से कर देना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, x1 x2 x3 x4, ठीक हो गया। अब आपके पास पहली इक्वेशन गिवन है 8 x2 किसके बराबर है? a2 x1 और a2 3 x3 के बराबर। तो x2 की तरफ जो x1 से मैग्नीट्यूड जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? a2 1। और x3 से एक सिग्नल वापस आ रहा है x2 में, उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? a2 3। इसी तरह a3 से आपके पास सॉरी x3 में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? a31 x1। तो x1 से डायरेक्ट एक वेरिएबल एक सिग्नल जा रहा है x3 में जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? a31 है। और x2 से जो x3 की तरफ जा रहा है उसका a32 x2 है। और एक a33 x3 है, x3 के ऊपर एक सेल्फ कंटेन्ड लूप है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? x3 हो गया। x4 की वैल्यू क्या है आपके पास? a42 x2, ठीक है। एक सिग्नल आपके पास x2 से डायरेक्ट x4 में जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? a42। और जो x3 से जा रहा है आपके पास उसका मैग्नीट्यूड क्या है? x3, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है। एक ये दूसरा तरीका आपके पास सिंपल, एक नीचे जो आपके पास बना हुआ है आप उसको डायमंड शेप में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ को अपना बना सकते हैं। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास होती है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। एन इनपुट नोड और सोर्स कंटेन द आउटगोइंग ब्रांचेस, ठीक है। इनपुट नोड के अंदर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच होती है, इनकमिंग ब्रांच कोई नहीं होती। इसी तरह जो आउटपुट नोड होगा आपके पास, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होंगी। एक्स जो जिस तरह आपके पास x1 है ना, ये इनपुट नोड है, इससे आउटगोइंग ब्रांच होगा, इससे ब्रांचेस निकल रहे होंगे और x4 की तरफ ये सारे इन हो रहे होंगे। A path is a continuous unidirectional succession of branches along which no node is passed more than one, ठीक है। पाथ का क्या मतलब है? ऐसा पाथ, पाथ आपके पास वो है जिसके अंदर आपके पास एक नोड को आपने एक ही दफा टच करना है। जिस तरह अब ये आपके पास एक पाथ है, ठीक है, जिसके अंदर आप हर नोड को एक दफा टच कर रहे हैं। एक पाथ आपके पास ये है जो आपके पास x1 से शुरू हुआ, आप x2 पे गए और ये टोटल आप डायरेक्ट x4 पे आ गए और ये x3 बीच में से आपने स्किप कर दिया, ठीक है। तो पाथ वो है आपके पास जो आपने जिसमें हर नोड को एक दफा टच करना है। अब फॉरवर्ड पाथ आपके पास क्या है? A forward path is a path from the input node to the output node, ठीक है। x1 x2 x3 x4, ये जो पाथ है आपके पास x1 से x2, x2 से x3 और x3 से x4, ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ है। इसी तरह x1 से x2 और x2 से x4, ये दूसरा पाथ हमने बनाया, ये आपके पास दूसरा पाथ है। और फीडबैक पाथ कौन सा होता है? ऐसा पाथ, a feedback path or feedback loop is a path which originates and terminates on the same node, ठीक है। ये जिस तरह आपके पास x2 से एक पाथ गया x3 की तरफ और ये वापस आपके पास आ गया x2 में। तो ये जो फीडबैक पाथ है आपके पास, ये जिस नोड से शुरू होता है उसी नोड के ऊपर आकर आपके पास खत्म हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ पाथ्स की सिमुलेशन आपको दिखाई है मैंने। अच्छा, अब एक सेल्फ लूप क्या होता है? सेल्फ लूप इज अ फीडबैक लूप कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल ब्रांच, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास a33 है x3 के ऊपर बना हुआ, ये आपके पास बेसिकली एक सेल्फ लूप है। गेन ऑफ अ ब्रांच इज द ट्रांसमिशन फंक्शन ऑफ दैट ब्रांच, ठीक है। जो गेन होता है वो ट्रांसमिशन फंक्शन, बेसिकली ये जिस तरह a21 है a32 है, ये आपके पास गेन होते हैं। द पाथ गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन्स, ठीक है, encountered in traversing a path। जो फॉरवर्ड गेन पाथ होते हैं आपके पास वही आपके पाथ गेन होते हैं, ठीक है। तो a21 a32, जिस तरह अगर आपके पास कोई पाथ है x1 x2 x3 x4 तक का,
तो इसका गेन आपके पास क्या हो जाएगा, A21 A32 A43 का जो मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपके पास एक चीज होती है लूप गेन। अब जिस तरह वो जो ये फीडबैक में जो लूप बनेगा उसके अंदर जितने आपके पास गेन्स आएंगे उन सब का प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो आपके पास बेसिकली लूप गेन बनेगा। तो आपके पास जिस तरह यहाँ पे x2 x3 में एक आपके पास फीडबैक लूप है, तो इसका जो आप लोगों के पास फीड वो बनेगा मैग्नीट्यूड या गेन जो होगा वो आपके पास बेसिकली लूप गेन होगा। तो A32 और A33 आपके पास लूप गेन हो गया। टू लूप पाथ्स, two loops paths or loop and path are said to be non-touching if they have no node in common। दो लूप, कोई भी दो लूप्स या दो पाथ्स को आप नॉन टचिंग कहेंगे अगर उनके अंदर कोई भी नोड कॉमन नहीं है। ठीक है। अब जिस तरह आप देखें कि x2 x3 में और ये आपके पास जो ये वाला जो एक आपके पास x2 x3 वाला और x2 और x4 वाला जो लूप है ये नॉन टचिंग नहीं है, टचिंग है क्योंकि यहाँ पे आपके पास x2 जो है वो कॉमन है। तो ऐसा कोई भी पाथ जिसके अंदर नॉन टचिंग लूप्स होंगे, नॉन टचिंग लूप्स की एग्जांपल्स आगे आएंगी तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि नॉन टचिंग लूप से हमारे यहाँ क्या मुराद है। तो ये आपके पास जो पाथ गेन की हमने बात की, ये रेड लाइन जो आपको शो हुई है ये पाथ गेन को बेसिकली आपको शो कर रही है। ये आप लोगों का लूप गेन शो हो रहा है। ठीक है। और नॉन टचिंग लूप्स बेसिकली अब आपको जिस तरह मैं बताऊं इस एग्जांपल के अंदर अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो नॉन टचिंग लूप्स आपके पास इसके अंदर सबसे पहले आप अपने ये ABCDEFG ये पार्ट्स हैं सारे, आपने इसको एग्जांपल में बताने हैं। सबसे पहले उसने कहा जी इनपुट नोड बताएं, तो इनपुट नोड आपको देख के पता लग रहा है कि वो जो R है ऐसे आपके पास इनपुट नोड है और CS आपके पास आउटपुट नोड है। अब आपने इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ्स बताने। ठीक है। फॉरवर्ड पाथ्स आपके पास कौन कौन से हैं? एक पाथ तो आपके पास ये है G1 G2 G3 G4 G5 G7, एक पाथ तो ये है। दूसरा पाथ कौन सा है? G1 G2 G3 G4 G6 और G7। तो दो फॉरवर्ड पाथ्स हो गए आपके पास। फीडबैक लूप्स कितने हैं आपके पास अब इसके अंदर? एक ये आपके पास H1 वाला जो लूप है, ठीक है, ये जो V5 और V4 के दरमियान में ये H1 वाला लूप, एक ये आपके पास फीडबैक लूप, एक ये H2 आपके पास फीडबैक लूप है और एक ये H3 आपके पास फीडबैक लूप। तो ये जो आपके पास लूप गेन्स हैं फीडबैक लूप्स के, ठीक है ना, ये H1 एक फीडबैक लूप का गेन है। इसी तरह आपके पास ये H2 है, ये H3 है। पाथ गेन्स ऑफ द फॉरवर्ड पाथ्स, ठीक है, तो ये जो G1 G2 G3 G4 G6 G7 और ये सारे जो पाथ गेन्स आ गए आपके पास। अब ये जो नॉन टचिंग लूप्स है, नॉन टचिंग लूप्स का मतलब ये है अब आपके पास इसमें कितनी लूप्स हैं टोटल? 1 2 और 3 फीडबैक लूप्स हैं आपके पास। अब नॉन टचिंग कौन कौन सी है? ये जो H1 वाला लूप है आपके पास ये H2 से टच नहीं हो रहा, जबकि ये H2 और H3 आपस में टच हो रहे हैं। तो ये जो H1 है ये टच नहीं हो रहा H2 के साथ, तो ये दो नॉन टचिंग लूप्स हो गए। इसी तरह H1 आपके पास H3 से भी टच नहीं हो रहा, तो ये एक और आपके पास नॉन टचिंग लूप आ गया। तो टोटल नॉन टचिंग लूप्स आपके पास इसमें कितने हो गए? दो। ठीक है। तो अब ये देर आर टू फॉरवर्ड पाथ गेन्स जो हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया, एक तो आपके पास ये वाला है और दूसरा आप लोगों के पास ये वाला। टोटल आप लोगों के पास इसके अंदर 4 लूप्स हैं। ठीक है। पहला लूप ये है आप लोगों के पास, दूसरा ये है, तीसरा लूप ये है और चौथा लूप आप लोगों के पास G4 G6 और सॉरी G4 G5 और H3 है। एक ये G4 और H2 है आपके पास, और ये वाला लूप आप इसको G4 G6 और H5 भी H3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लूप्स जो टोटल है आपके पास वो 4 है। मैंने आपको पहले 3 बताया, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो है आपके पास वो 4 है। ठीक है। तो नॉन टचिंग लूप्स अब आपके पास 3 हो गए कि एक H1
H2 भी के साथ भी नहीं कर रहा, जो G2H1 है वो G4H2 के साथ भी नॉन टचिंग है। इसी तरह जो G2H1 है वो G4G6H3 के साथ भी नॉन टचिंग है। G2H1 आपके पास G4 G5 और H3 के साथ भी नॉन टचिंग है। अभी आपके पास दोबारा एक एग्जांपल है जिसके अंदर वो कह रहा है कि इनपुट नोड बताएं, आउटपुट नोड बताएं, और ये सब चीजें आपने उसमें बतानी है। जो इसके अंदर आपने अब चीज बतानी है बेसिकली नहीं, वो पार्ट ई है, और वो है जो आपने सेल्फ लूप बताना है। तो इनपुट नोड आपको पता है x1 है, आउटपुट नोड आपके पास x8 है, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ अब आपके पास इसके अंदर एक तो ये है जो x1 से x2 से x3 x4 से x5 और अप टू x8 आपके पास जा रहा है। एक आपके पास जो फॉरवर्ड पाथ है वो x1 से डायरेक्ट x2 और फिर x2 से डायरेक्ट x7 और फिर x8 पे आपके पास जा रहा है। एक आपके पास फॉरवर्ड पाथ है जो x1 से x2 फिर x4 पे और फिर आगे x5 x6 x7 और x8 पे आपके पास जा रहा है। तो ये तीन आप लोगों के पास बेसिकली फॉरवर्ड पाथ्स हैं। अब इसके अंदर आपने फीडबैक पाथ्स बताने या फीडबैक लूप्स बतानी है आपने बेसिकली, कितनी है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपके पास ये जो x2 x3 वाली है, ये वाली लूप है। फिर x3 से x4 वाला एक फीडबैक लूप है आपके पास। फिर x4 से x5 वाला एक फीडबैक लूप है। x5 से x6 वाला एक लूप है। x6 से x7 वाला एक आप लोगों के पास लूप है। और आप लोगों के पास एक फीडबैक लूप जो है वो x7 से x7 वाला भी है। ये आप लोगों के पास x2 से x4 और फिर x3 और वापस x2 पे जा रहा है पाथ, ये वो वाला आपके पास एक फीडबैक पाथ आ गया, ये फीडबैक लूप भी आप इसे कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये जो x5 से x6 फिर x7 और वापस जो x5 पे जा रहा है, ये A57 वाले मैग्नीट्यूड से, जो आपके पास ये वाला मैग्नीट्यूड है, तो वो भी आपके पास एक फीडबैक पाथ है। एक और जो फीडबैक पाथ आपके पास इसमें बनता है वो आपके पास बनता है x2 से x3, सॉरी, ये x2 से x7 और x7 से वापस आपके पास x5 और फिर ये x4 में x3 में और x2 में। तो ये जो आपके पास पाथ है ये भी आपके पास फीडबैक पाथ है। एक और फीडबैक पाथ जो इसके अंदर आपके पास बनता है वो x2 से x7 में, जो A72 के जरिए जा रहा है, और फिर ये x3 x5 x4 x3 और ये वापस x2 पे जो जा रहा है। सेल्फ लूप इसके अंदर कितने, एक तो ये जो x7 से x7 में जा रहा है वापस, आपके पास ये सेल्फ लूप है। अब लूप्स के जो गेन्स है अब वो लिखते हैं आपने। तो जो आपके पास एक्स लूप्स के जो गेन सिंपल आपने जितने लूप आइडेंटिफाई किए उनके जो सिंपल लूप्स थे वो बनते हैं आपके पास। अब पाथ गेन्स, जो फॉरवर्ड पाथ्स हैं आपके पास जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं इसके अंदर, तो आपके पास उनके जो भी गेन्स बनते हैं वो आपने लिखने। तो जो पहला गेन है आपके पास वो A32 A43 A54 A65 A76 है। इसी तरह एक सिंपल आपके पास A72 है, और एक आप लोगों के पास A42 A54 और A65 A76, ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ गेन्स आ गए, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है आपके पास, मुख्तलिफ चीज़ों को आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई लूप के अंदर हो। तो बस आपने ख्याल ये रखना है कि आप हर लूप को कंसिडर कर लें, और जो पाथ्स हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व करना है। अब हम आ जाते हैं मेसन्स रूल के ऊपर, जो कि इंतहाई सिंपल सा एक फार्मूला है जिससे हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। काफ़ी हद तक जो हमारी मुश्किल है सिग्नल फ्लो ग्राफ की भी और चीज़ों को समझने की, वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, और हम अ, अपने जो सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से और भी मॉडल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम अब इसके अंदर देखते हैं कि मेसन गेन फार्मूला होता क्या है बेसिकली।
The block diagram reduction technique requires successive application of fundamental relationships in order to arrive at the system transfer function. ये जिस तरह हमने पहले बात की कि जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपके पास सिंपल जो रूल्स हैं आपको वो अप्लाई करने होते हैं और अगर उनमें से कहीं आप गलती कर दें तो आप वो ब्लॉक डायग्राम को सही तरह रिड्यूस नहीं कर पाते. On the other hand, Mason's rule for reducing a signal flow graph to a single transfer function requires the application of one formula. ये सिंपल सा एक फार्मूला है आपके पास जो कि मेसन ने बेसिकली डिराइव किया था. तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है. ठीक है. अब बेसिकली मेसन्स गेन फार्मूला कहता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में वो कैसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं. सी ओवर आर इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक पी आई डेल्टा आई ओवर डेल्टा. तो n यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हो जाएंगे. पी आई आपके पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ गेन हो जाएगा आपके पास. डेल्टा आपके पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा पूरे सिस्टम का और डेल्टा आई आपके पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ गेन का. जो डेल्टा है आपके पास वो बेसिकली आपका सिग्नल फ्लो डिटर्मिनेंट भी हम इसे कहते हैं और इसकी मदद से आप सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है हम उसको जीरो करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम की वो जज कर सकते हैं. ठीक है. अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सिस्टम अगर बहुत बड़ा है तो ये डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसको भी मजीद सिंप्लीफाई किया गया आगे. ठीक है. तो जो डेल्टा है उसको कहा गया, तो डेल्टा आप कैसे निकालेंगे. डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स. ठीक है. सबसे पहले 1 माइनस जितने भी लूप गेन्स है आपके पास फीडबैक लूप गेन्स हैं वो प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल टू लूप्स दैट डू नॉट टच ईच अदर. दो लूप्स ऐसी जो आपस में टच नहीं करती उनके सम इधर आ जाएंगे माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री लूप्स दैट डू नॉट टच ईच अदर. ठीक है. तो ये आपके पास ऐसी कोई तीन लूप्स जो आपस में टच ना कर रही हो वो आ जाएंगी इधर और प्लस इस तरह ये सो ऑन चलता जाएगा. फोर वाला आ जाएगा फिर फाइव लूप्स वाला आ जाएगा. तो इतना हमारे पास सिस्टम होता नहीं, मैक्सिमम थ्री तक ही होता. तो डेल्टा की तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ ऑल गेन्स ऑफ ऑल लूप्स दैट टू नॉन टचिंग लूप्स. इसी तरह माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स. फिर डेल्टा आई आपके पास क्या हो जाएगा. Delta I is equals to value of delta for the part of the block diagram that does not touch the ith forward path. ठीक है. Value of delta for the part of the block diagram जो आप लोग बेसिकली जितना हिस्सा सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी आपके पास बेसिकली फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू बनेगी. ठीक है. और वो वाला जो है आप लोगों का हिस्सा वो आ जाएगा डेल्टा आई के अंदर. अब आगे जो एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझ आ जाएगा मजीद कि डेल्टा और डेल्टा आई की वैल्यू कैसे लिखनी है. ठीक है. तो आप लोगों की सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए. सबसे पहले आप लोगों ने फॉरवर्ड पाथ गेन्स निकालने. ठीक है. पीआई निकालना है जितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं आपके पास. फिर आपने लूप कैलकुलेट द लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब आपने लूप के नंबर ऑफ लूप आइडेंटिफाई कर लेने. फिर सबसे पहले आपने दो नॉन टचिंग लूप्स लेने. फिर आपने तीन नॉन टचिंग लूप्स लेने. ठीक है. और आपने डेल्टा निकालना. डेल्टा आपको पता लग गया कैसे निकालना. कैलकुलेट डेल्टा आई एज अ पोर्शन ऑफ डेल्टा नॉट टचिंग फॉरवर्ड पाथ आई. ठीक है. और डेल्टा आई को आपने निकाल लेना है डेल्टा की मदद से. तो ये अभी देखते हैं चीजें एग्जांपल्स के थ्रू के कैसे हम लोगों ने इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है. तो ये सबसे पहले एग्जांपल है आपके पास कि अप्लाई द मेसन्स फार्मूला टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सिग्नल फ्लो ग्राफ. तो आपके पास ये एक सिंपल सा फ्लो ग्राफ है. इसका आप लोगों ने मेसन्स फार्मूला इसके ऊपर लगाना है. अच्छा अब आपको पता है कि आपके पास इसके अंदर फॉरवर्ड गेन्स कितने. हमने कहा ना कि सबसे पहले हमने पी कैलकुलेट करना है. तो पी कैलकुलेट करने के लिए आपने देखना है कि आपके पास फॉरवर्ड पाथ्स इसमें कितने हैं. दो हैं. एक R1 से G1 G4 G2 और फिर आगे ये जिनके मैग्नीट्यूड 1 है. तो G1 G4 G2 एक तो आपके पास ये पाथ है. दूसरा पाथ कौन सा G1 G2 और ये जो G3 है आपके पास. तो आपके पास एक पाथ ये हो जाएगा. तो दो आपके पास पाथ्स हो जाएंगे. ठीक है. तो दो पाथ्स हो गए.
तो हमारे पास टोटल वो क्या जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, P1 डेल्टा वन प्लस P2 डेल्टा टू ओवर डेल्टा। तो ये आपके पास जो मेसन्स फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए था उसकी शक्ल आपके पास आ गई। अब आपके पास इसमें फीडबैक लूप्स कितने, बेसिकली तीन है। G1 G4 H1 एक लूप है आपके पास, G1 G4 G2 माइनस H2 एक ये लूप है आपके पास, G1 G4 G3 माइनस H2 एक ये लूप है आपके पास। ठीक है, तो तीन आपके पास बेसिकली लूप्स हैं इसके अंदर। तो डेल्टा क्या हो गया, अब आपके पास इसके अंदर कोई नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। आप देखिए ये G1 G4 ये तीनों लूप्स जो हैं आपके पास ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो वो जो वो वाला पोर्शन था कि सम ऑफ नॉन टू नॉन टचिंग लूप्स और थ्री नॉन टचिंग लूप्स, तो वो तो वैसे सारा एलिमिनेट हो गया। तो डेल्टा आपके पास क्या हो गया, वन माइनस सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग लूप्स हो गया आपके पास, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स सॉरी हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, अब आप समझ लें कि आपके पास तीन लूप्स हैं इसके अंदर, L1 L2 L3। तो G1 G4 H1 माइनस G1 G4 H2 माइनस G1 G4 G2 H2, ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू बनती है। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा वन आपने कैसे निकाल लेना, जिस तरह हमने कहा कि हमने डेल्टा निकाला है उसी तरह से हम लोगों ने डेल्टा वन निकाल लेना। ठीक है, जिस तरीके से आपने डेल्टा कैलकुलेट किया उस पाथ के अंदर जो नॉन टचिंग लूप्स होंगे, अब आपने पहला पाथ कंसिडर कर रहे हैं आप डेल्टा वन, तो वो आपका पाथ क्या है, G1 G4 और G2 वाला पाथ अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है, जितने लूप्स हैं वो आपस में टच हो रहे हैं। तो डेल्टा वन इज इक्वल्स टू वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। ठीक है, तो डेल्टा वन आपके पास बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास उसकी वैल्यू क्या है, वन है। इसी तरह एलिमिनेट फॉरवर्ड पाथ टू। ठीक है, वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो डेल्टा टू की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, वो वन आ गई। तो ये आपके पास टोटल आपके ट्रांसफर फंक्शन P1 डेल्टा वन की वैल्यू आप पुट करें, P2 डेल्टा टू की करें, डेल्टा आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वो आपके पास G1 G4 कॉमन ले लें आप इसमें से, तो सिंपल करके आपके पास ये वैल्यू। अब एक दूसरी एग्जांपल है, वो कह रहे हैं अप्लाई मेसन्स रूल टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब इसके अंदर आपने फॉरवर्ड पाथ्स देख लेने, R से Y तक पहुंचने के कितने हैं आपके पास, तो बेसिकली दो पाथ ही हैं इसमें भी, G1 G2 G3 G4 और G5 G6 G7 और G8, ये दो पाथ हैं आपके पास। लूप गेन्स आपके पास क्या है, L1 आपके पास क्या है, G2 H2 G3 H3 L2 हो जाएगा, L3 आपके पास G6 H6 हो जाएगा और L4 आपके पास G7 H7 हो जाएगा। अब आप दो नॉन टचिंग लूप्स इसके अंदर देखें, तो L1 आपके पास L3 से भी टच नहीं कर रहा, L4 से भी नहीं कर रहा, तो L1 L3 L1 L4 ये दो नॉन टचिंग लूप्स ये हो गए। इसी तरह L2 L3 और L2 L4 के साथ भी टच नहीं कर रहा, तो ये दो नॉन टचिंग लूप्स आपके पास दो ये आ गए। कोई भी तीन नॉन टचिंग लूप्स इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा आप निकाल सकते हैं, डेल्टा आपको पता है कि वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स का जो प्रोडक्ट है उनका जो सम है वो आप यहाँ लिखेंगे, तो वन माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इंटू सॉरी प्लस L1 इंटू L3 प्लस L1 इंटू L4, जितने भी आपके पास नॉन टचिंग लूप्स के गेन्स हैं वो सारे आपके पास डेल्टा में आ जाएंगे। अब आपने डेल्टा वन निकालना है, तो आपने पहला जो पाथ कंसिडर किया उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अब उस पाथ के अंदर बेसिकली जो अब आपके पास बच गया पाथ, उसके अंदर आपके पास लूप्स कितने, दो हैं, L3 है और L4 है, तो डेल्टा वन इज इक्वल टू वन माइनस L3 प्लस L4 हो गया, तो डेल्टा वन की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आपने डेल्टा टू कंसिडर करना है, तो आपने पाथ टू को कंसिडर नहीं करना, उसको एलिमिनेट कर देना है और आपने पाथ वन को कंसिडर करना है। उसके अंदर अब कितने लूप है आपके पास, L1 और L2 है, तो वन माइनस L1 प्लस L2 जो आ जाएगा आपके पास वो डेल्टा टू आ जाएगा।
तो ये डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई आपके पास। तो y ओवर आर आप सिंपली P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपने डेल्टा 1 निकालना है तो आपने जो पाथ 1 है उसको कंसीडर नहीं करना, जबकि जो पाथ 2 है उसको कंसीडर करना है। आपने पाथ 1 को एलिमिनेट कर देना है। जब आपने डेल्टा 2 कंसीडर करना है तो डेल्टा 2 में आपने पाथ 2 को कंसीडर नहीं करना, उसको एलिमिनेट कर देना, और पाथ 1 के अंदर कितनी लूप्स बाकी बचती हैं वो कंसीडर करना है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब ये आपके पास एक तीसरी एग्जांपल है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन सी ओवर आर फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन बिलो। तो ये आपके पास सिंपल सी फिगर है। तो अब इसमें आप देखें तो आपके पास फॉरवर्ड पाथ सिर्फ एक ही है, जो कि G1 G2 G3 G4 और G5 आपके पास बनता है। अब आपके पास लूप्स कितने हैं? इसमें 4 लूप्स हैं बेसिकली, L1 L2 L4 और L3 आपके पास 4 लूप्स हैं इसमें। और दो नॉन टचिंग लूप्स आपके पास कौन से? L1 L3 और L2 L3 आपके पास नॉन टचिंग लूप्स हैं, और L1 और L2 भी आपस में आपके पास यहाँ पे नॉन टचिंग लूप है। अभी हम 2 लूप्स एट अ टाइम ले रहे हैं, और ऐसे 3 लूप्स जो आपस में टच नहीं कर रहे वो कौन से हैं? L1 L2 और L3। ये 3 लूप्स आपस में टच नहीं कर रहे। तो पहले स्टेप में हमने 2 लूप्स को कंसीडर किया, इस स्टेप में हमें 3 लूप्स को कंसीडर करना है। और डेल्टा आपके पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स एट अ टाइम माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एट अ टाइम। वो फार्मूला आप यूज करके डेल्टा निकाल सकते हैं। अच्छा जी, और आपने अब डेल्टा 1 निकालना है। तो जब आपने डेल्टा 1 निकालना है तो हमने कहा जो फॉरवर्ड पाथ है आपने उस सारे को आपने एलिमिनेट कर देना है। तो जब आपने उस सारे को एलिमिनेट किया तो आपके पास लूप कौन सा बच गया? ये G7 और H4 वाला। ठीक है, उस पाथ के अंदर जो लूप बचेगा आपके पास वो G7 और H4 वाला बचेगा, जो L3 वाला लूप। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 माइनस G7 H4। ठीक है, जब आपने पाथ एलिमिनेट किया पहला, तो लूप आपके पास सिर्फ पीछे एक बच गया ना, L3 वाला सिस्टम का जो एक लूप बच गया, वो आपने डेल्टा 1 के साथ लिख देना।